Hello and welcome friends to our new episode on Theory of Planets। सबसे पहले दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। आपने अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बताया मेरे वीडियोस के बारे में कि आपको कैसा लग रहा है और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा है अभी तक हमारा आपका, और उसके लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी लग्नेश वाली वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और आपने काफ़ी सवाल वाली पूछे उसमें। मैंने कोशिश की कि मैं सबके रिप्लाई दे भी सकूं, तो जिनका मैं नहीं दे पाया हूं दोस्तों उनको मैं यहाँ पे सॉरी बोलता हूं, क्योंकि कभी कभी सबका रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पाता है। मैंने कोशिश की है सबका रिप्लाई करने की एंड आई होप मैंने सबका रिस्पॉन्स किया हुआ है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो अपने कुंडली से रिलेटेड तो आप हमसे वीडियो में कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अगर आपके एक दो सवाल हो तो। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो हम वो भी सर्विसेज देते हैं दोस्तों। आप हमसे व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, जो कि डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैं प्राउडली कह सकता हूं कि ये ज्योतिष स्पेसिफिक टॉपिक है दोस्तों। भाग्य। भाग्य क्या होता है दोस्तों? आई थिंक ज्योतिष ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें भाग्य के बारे में बात की जाती है। भाग्य का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे साइंस, हमारे जो मॉडर्न साइंस है, वो लोग शायद भाग्य को नहीं मानते। भाग्य जैसी कोई चीज होती नहीं है मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम इसकी पढ़ाई भी नहीं करते। ठीक है, ज्योतिष ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो भाग्य की पढ़ाई करता है। भाग्य या प्रारब्ध का अध्ययन किया जाता है इसके माध्यम से। तो दोस्तों ये वीडियो भाग्येश के बारे में होने वाली है, जो कि हमारी कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड होता है। ये आप सब जानते हैं कि 9th हाउस भाग्य का होता है। तो आज हम 9th हाउस के लॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जब वो आपके अलग अलग भावों में जाके बैठ जाता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन लूंगा आपका भाग्य के बारे में। पहले भाग्य को समझेंगे, फिर भाग्येश को समझेंगे दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भाग्य का कंसेप्ट, क्योंकि ये अभी तक मेरी जितनी समझ डेवलप हुई है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड, उन सबको मैं कोशिश करूंगा कंपाइल करके एक जगह आपको अच्छे से समझाऊं, और कोशिश करूंगा जल्दी समझाऊं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे भाग्येश भी बताना है। तो जुड़े रहिएगा अंत तक मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों भाग्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप सबने दोस्तों स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ तो जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब भी शायद मुझे बताने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए बताते हैं। बहुत ही क्विकली इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है दोस्तों, और ये चलिए ऐसे ही बना लेते हैं रफली आपके समझाने के लिए। ये कोई दीवार है, ये इसकी ईंटें हैं मान लीजिए, ठीक है। ये आप हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो आज किसी बात को लेके, ठीक है, बहुत गुस्से में हो। आप आते हो, अपना गुस्सा कैसे निकालोगे आप? तो आपने दीवार पे जोर के एक पंच मारा, जोर से, ठीक है। जब आपने दीवार को मारा तो आपको लगती है चोट बड़ी तेज। क्यों लगती है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इधर से एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। आपने कुछ एक्शन किया, इधर से रिएक्शन आ गया और आपको चोट लग गई, ठीक है, ऐसे ही पड़ा है। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है दोस्तों कि ये फोर्स आ कहां से रहा है? ये तो देखिए नॉन लिविंग बॉडी है, ठीक है, वॉल में कोई जान तो होती नहीं है। ये फोर्स हमें कौन दे रहा है? नेचर दे रही है दोस्तों, ठीक है। आपने दीवार पे एक पंच मारा तो कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इधर से भी एक रिएक्शन आ रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है। ये नेचर की ओर से आ रहा है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस संसार में जो भी आप देते हो
वो लौट के आपके पास आता है। ठीक है, जो आपने ये कंसेप्ट सुना होगा ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इंग्लिश में कहावत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका दोस्तों। अब जैसे दीवार पे अपने पंच मार दिया, आप आगे जाने लगे गुस्से में, ठीक है, गुस्से में हो आप, ठीक है, तो मुंह ऐसे कर देते हैं, आप गुस्से में हो, जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई एक दूसरा इंसान मिलता है, गुस्से में आप पहले से थे, मान लिया ये कोई स्वीपर है, मान लीजिए, चलिए ये रहा स्वीपर, ठीक है, ये हो गई इसकी झाड़ू, अच्छा खासा मूवता बेचारेगा। आप इसके पास आए, आप जो कि गुस्से में थे ही, आपने इसको उल्टी सीधी बातें बोल दी कि ए ठीक से काम कर, तेरे को इतनी अकल नहीं है, कुछ भी गालियां भी दे दी हो सकता है एक दोस्त को बोल के, इसका मूड हो गया खराब। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका इससे कर्म खराब होता है। ठीक है, ये सब काम करने से, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया, स्वीपर को आपने जो सुना दिया, तो आपने एक बुरा कर्म किया, अर्जित कर लिया। ठीक है, ईश्वर का एक बही खाता होता है दोस्तों, जिसको आप लेजर बुक कह लीजिए, लेजर बुक। हर किसी का प्राइवेट बैंक अकाउंट होता है, किसी का ICICI में है, किसी का SBI में है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में है, अलग अलग बैंक में आपके अकाउंट होंगे दोस्तों। लेकिन एक अकाउंट ऐसा होता है दोस्तों, जो इस दुनिया के हर एक जीव का बना हुआ है ईश्वर के पास, उसको हम बही खाता कह लीजिए। एक आपका बही खाता ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आपने खोला नहीं है, वो ईश्वर ने खोल के आपको इस धरती पे भेजा था दोस्तों। ठीक है, उस बही खाता में आपके कुछ एसेट्स हैं, कुछ आपकी लायबिलिटीज हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हो सकता है आपका नजरिया ही बदल जाए। एसेट्स आपके क्या हैं? आपके पुण्य कर्म हैं। लायबिलिटीज आपके पाप कर्म जो आप करते हो इस दुनिया में आके। ठीक, तभी तक आपने जितना जीवन जिया है दोस्तों, ठीक है, उसके हिसाब से आपके पुण्य कर्म और पाप कर्म जुड़ते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ रास्ते में जा रहे थे, आपने स्वीपर वाले को 4 गाली सुना दी, ठीक है, तो लीजिए आपके बही खाता में पाप वाले सेक्शन में इतना पाप चढ़ गया। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, या फिर आप अपने माँ बाप के रोज पैर छूते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, अपने पिताजी के आप पैर दबाते हो, ठीक है, लेकिन आप झूठ बहुत बोलते हो उनसे, जब मौका पड़ा तब झूठ बोल दिया। आपके अंदर चुराने की भी प्रवृत्ति है, कहीं जाते हो कुछ चुरा लेते हो आप, जो चीज़ आपको पसंद आती है वहाँ उठा लेते हो आप। ठीक है, औरतों का आपके अंदर कोई सम्मान नहीं है, भद्दे भद्दे कमेंट करते हो लड़कियों को देख के, और व्यभिचार की प्रवृत्ति है आपके अंदर। ठीक है, आपके पाप देखिए जुड़ते जा रहे हैं आपके बही खाता में। ये बड़ा सॉलिड बही खाता होता है दोस्तों, जो ईश्वर का, प्रकृति का जो बही खाता होता है, वो सबसे स्ट्रांग बही खाता है। सब हिसाब होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है उसका। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे जब आपने एक्शन किया, दीवार पे जब आपने पंच मारा यहाँ पे, तो उसका आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिला। ठीक है, आप देखिए नेचर के जो रिएक्शन होते हैं दोस्तों ना, वो 2 तरह के होते हैं, इंस्टेंट होते हैं और एक होता है डिलेड। ऐसे कर्म जिसके रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलते। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंट का एग्जांपल। अब देखिए डिलेड में क्या होता है, डिलेड कर्म जो होते हैं आपके, वो आपको उचित समय आने पर उनका फल मिलता है। अब देखिए डिले लगा है, तो डिले से आप क्या समझते हो? डिले वर्ड किसके लिए होता है? सैटर्न के लिए होता है, शनि के लिए होता है। ठीक है, शनि, ठीक है, शनि देव धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिलेड, आपको जो कर्म फल मिलेगा दोस्तों ना, उसका हिसाब किताब कौन करने वाला है, आप समझ जाइए। अब होता क्या है, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद आप कहीं जा रहे होते हो
और 4 लड़के रास्ते में खड़े होते हैं, वो आपसे बदतमीजी कर देते हैं, आपको गाली वाली सुना देते हैं, बहस बढ़ जाती है, फिर आपको मार पीट भी देते हैं। आजकल बहुत होता है दोस्तों ऐसा, ठीक है। आपके साथ कौन सी दुर्घटना कब हो जाए कभी नहीं पता। तो क्या होता है, आप जा रहे होते हो तो प्रकृति क्या करती है कि चलो अब इनका समय आ गया, उस दिन उसने उस स्वीपर को गाली दी थी, ये 4 पाप उठाओ इनके बही खाता से और इनको आज रिजल्ट दे दो, ठीक है। तो उस दिन जब लड़कों ने, फिर आपको 4 लड़कों ने मिलकर अकेले आपको सता दिया, खूब गाली वाली दे दी, मार वार भी दिया आपको, आप हो गए दुखी और आप सोचने लगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ बुरा किया नहीं। आप सोच में पड़ जाते हो, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान को दोष देने लगते हो, मैं तो रोज आपकी पूजा पाठ करता हूँ, ये वो। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट को कहा जाता है भाग्य, ठीक है, भाग्य कह लेते हैं और प्रारब्ध भी कहते हैं लोग, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे उसका प्रारब्ध ही ऐसा था जिसके कारण उसको इतना मुश्किल दिन उसको देखने पड़े, कठिनाइयां देखनी पड़ी। तो देखिए दोस्तों, भाग्य यही होता है। मैं प्रारब्ध को भी कोशिश करूंगा, अगर कहीं बीच में आता है तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत खास डिफरेंस नहीं है भाग्य और प्रारब्ध में, लेकिन भाग्य दोस्तों देखिए क्या हुआ, आपका पुराना किया हुआ कर्म वापस लौट के आपके पास आया आपको सताने। और इसका उल्टा भी होता है दोस्तों, कभी कभी जैसे आप बैठे हो, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आपने कोई नया स्टार्टअप किया मान लीजिए, ठीक है, आपको चाहिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आपको चाहिए, बस उदाहरण के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आपने स्टार्टअप शुरू किया, आपको 5 लाख रुपए चाहिए, आप जगह जगह भटक रहे हो, आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, आपने कहा मैं हार तो नहीं मानूंगा, आपने फादर से कहा, फादर ने आप पे विश्वास नहीं दिखाया, आपने रिलेटिव से कहा, उन्होंने भी नहीं माना, दोस्तों से कहा, उन्होंने भी नहीं माना, ठीक है, आपने इश्तेहार चला दी जगह जगह कि हम ये शुरू कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट अस, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट में जब आप थक हार के बैठ जाते हो कि शायद ये आइडिया ही बेकार था, मुझे नहीं शुरू करना चाहिए था, जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, पैसे ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा। ऐसे मोमेंट में दोस्तों एक एकदम अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके पास आती है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पास आएगा, वो आपसे कहेगा कि मैंने आपका इश्तेहार देखा, आपने जो ऐड डाला था, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, और मैं आपके आइडिया में बिलीव करता हूँ या करती हूँ, ये रहे आपके 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ऐसे मोमेंट में लोग भगवान को धन्यवाद नहीं देते, ठीक है। नॉर्मली जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो भगवान से कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु, ठीक है, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन जब अचानक से कुछ उनके साथ अच्छा हो जाता है तो वो उस बारे में विचार नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब वो बस नशे में चूर हो जाते हैं, वाह 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 क्या बात है, मेरा स्टार्टअप तो चल जाएगा, ठीक है। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों। तो वो जो आपके साथ अच्छा हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके वो 2-3 जो आपके पुण्य के कारक थे उनको पुट किया, उनकी वर्षा आपके ऊपर कर दी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कर्म आपको लौट के मिल रहे हैं आपको दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं भाग्य, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, इट्स योर कर्मा नहीं कहेंगे, कर्म कहेंगे दोस्तों, आजकल लोग बड़ा मिस प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इट्स योर कर्म गेटिंग बैक टू यू। ये मेरी डेफिनेशन है दोस्तों, जो मैंने अभी तक सीखा है, ये शायद आपको कहीं किसी किताब में या किसी वीडियो में ना मिले। योर भाग्य इज योर कर्म गेटिंग बैक टू यू। इसका आप हिंदी अनुवाद भी लगा लीजिए दोस्तों, आपका जो भाग्य है वो कुछ नहीं है, वो आपका कर्म आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। अब भाग्य और प्रारब्ध में देखिए जो दोस्तों डिफरेंस होता है, बेसिकली भाग्य को हम ये कह सकते हैं कि आपके इस जन्म के जो कर्म होते हैं, ठीक है, इसी जन्म के जो कर्म होते हैं, ठीक है, उनका जो आपको फल मिल जाता है, नहीं मिल पाता है, उसको भाग्य कहते हैं, ठीक है। कुछ आपके संचित कर्म होते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिर से बही खाता पे आते हैं, मान लीजिए इतने सारे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज, पुण्य और पाप एकत्रित हो गए थे, लेकिन आप चल बसे, आपका मृत्यु योग बन गया, ठीक है, आपने अपने जीवन में इतना कर्म किया कि आप सारे पुण्य और पाप का भोग नहीं ले पाए दोस्तों। मान लीजिए जब तक आपकी लाइफ चली तब तक आप लगभग
इतने इतने पाप का भोग कर लिए थे, और मान लीजिए 1-2 और ले लेते हैं, इतना आपने पुण्य का भोग कर लिया। तो अब आपके जो इतने बचे हुए हैं पुण्य और पाप, ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपके जो पुण्य बचे हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ना, कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों कभी। एक बार आपने कर्म कर दिया तो इट विल ऑलवेज हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपके मरने के बाद भी दोस्तों सोचिए, ये आपका पीछा करेंगे। कब तक पीछा करेंगे? जब तक आप दूसरा जन्म नहीं ले लेते। जब आप दूसरा जन्म लेते हो तो आप अपने साथ ये बैग लेके जन्म लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट पुण्य, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, 4 पॉइंट पुण्य यहाँ से लेके, और यहाँ से 2 2 4, 3 7 2 9, 9 4 13 पॉइंट पाप लेके आप पैदा हुए हो दोस्तों। अगले जन्म में आप ये लेके पैदा होगे अपने साथ, और उसके बाद अगले जन्म में जो कर्म करोगे वो अलग, उससे आपका अलग भाग्य बनेगा। लेकिन पिछले जन्म के जो आपके कर्म पेंडिंग रह गए थे क्योंकि आपकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको आपको भोगने का समय नहीं मिल पाया, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट जन्म में। और ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई नॉन सीरियस टॉपिक नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो प्रारब्ध आपका क्या है? आपके पिछले जन्म का जो आपका कर्म बचा हुआ है, जिसका आप भोग नहीं कर पाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा दोस्तों, दोनों ही होता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप देख के सोचते हो कि अरे यार, इसको इतना कुछ ईश्वर ने दिया है, मतलब बिना मेहनत के वो इतने अमीर परिवार में पैदा हो गया, उसको तो शुरुआत से कोई दिक्कत थी ही नहीं, उसको बढ़िया हेड स्टार्ट मिला हुआ है, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। तो ऐसे लोगों को ही कहा जाता है दोस्तों, उनका प्रारब्ध ही ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, आपने अपने जीवन में कुछ लोगों को ऐसे भी देखा होगा जो बड़ा ही प्रयास करते। पहली बात तो उनका जन्म ही ऐसी जगह हुआ जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं उनके लिए, किसी भी तरह से फाइनेंशियली, और फैमिली का एनवायरनमेंट भी खराब है। आपको देख के लगता है यार ये कैसे इनका काम चल रहा है, तो वो भी उनका प्रारब्ध ही है दोस्तों, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं, बहुत दिन नहीं जीते, वो उनका प्रारब्ध है दोस्तों। इसको मान के चलिए, ये कोई साइंस आपको ये चीज नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि वो लोग डेस्टिनी को मानते ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ज्योतिष एक ऐसा टॉपिक है जो वेदों का नेत्र है दोस्तों, ठीक है। वहां से कंसेप्ट आता है कि भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है। आपके जो संचित कर्म है वो आपका पीछा नहीं छोड़ते दोस्तों। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप श्री कृष्ण की बात तो मानोगे, भगवत गीता की बात तो मानोगे, या आप उसको भी नहीं मानना चाहते तो बात अलग है दोस्तों। मैं कहता हूँ आप दुनिया के सब इंसानों की बात छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है, आपको भगवान श्री कृष्ण की बात याद होनी चाहिए दोस्तों। इससे ज्यादा सच कोई बात अगर इस संसार में हो तो बताइएगा दोस्तों। ठीक है। कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कहते हैं ना दोस्तों, पिघलता सोना है ये एकदम। ये जो ज्ञान है ना, एकदम पिघलता सोना है। भगवान ने साफ साफ 5000 साल पहले कह दिया है कि आपका हक जो है दोस्तों, आपका जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है। फल क्या मिलेगा उसका, उस पर आपका कोई हक नहीं है, ठीक है। कर्म और भाग्य अगल बगल अगर आप लिख दीजिए इस तरह, तो भगवान ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि ऐसे, ठीक है। ये एक साइकिल है दोस्तों, कर्म और भाग्य की। कर्म से आपका भाग्य बनता है, भाग्य से फिर आप अगले कर्म करते हो अपने, ठीक है। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया है भगवत गीता में कि आपका हक सिर्फ और सिर्फ इस पे है। इस पे मैंने आपको फुल कंट्रोल दे दिया है, ये आप अपने हिसाब से करो, जो करना है आप वो करो। लेकिन जो आपका रिजल्ट आपको इस कर्म का मिलेगा ना दोस्तों, वो आपके हाथ में नहीं है, वो मैं दूंगा आपको। और मेरे पे भरोसा रखो, अच्छे कर्म करो और मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है। भगवान ने इसी चीज का तो आश्वासन दिया है। आप सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्यों कर रहे हो फल की चिंता? मेरा काम है आपको फल देना। आप अगर कर्म कर रहे हो तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता से ही देना चाहूंगा, क्योंकि
मैंने बहुत कोरिलेट करके देखा है चीज़ों को। श्रीमद् भगवत गीता से ज्योतिष कैसे कोरिलेट होती है दोस्तों, एक एग्जांपल और देता हूँ। एक ऐसा श्लोक आता है भगवत गीता में जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन भर धर्म के अनुसार चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब वो जीवन के लास्ट मोमेंट में गलत काम कर देते हैं, ठीक है, तो उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करते हैं दोस्तों? ऐसे लोगों को आप अपने धाम में नहीं बुलाते, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में कहा है कि आपका एकमात्र आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो मुझे पाने का होना चाहिए, ठीक है। पूरी भगवत गीता में यही बात बताई गई एक तरह से, ठीक है। आप वैकुंठ धाम कैसे आ सकते हो, मेरे पास कैसे आ सकते हो, और दोबारा आपको पृथ्वी पर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसके तरीके बताए हैं, अलग अलग योग बताए हैं, ठीक है। तो उसी संदर्भ में अर्जुन एक पॉइंट पे भगवान श्री कृष्ण से यही बात पूछते हैं कि प्रभु, ऐसे लोग भी तो होंगे जो जीवन भर पुण्य का काम करते हैं, लेकिन लास्ट में आके वो कहीं ना कहीं कुसंगति में आके गलत काम कर बैठते हैं और अपने पुण्यों का नाश कर लेते हैं। तो ऐसे इंसानों के साथ प्रभु आप क्या करते हैं? कितना वैलिड सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जब ये सवाल पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सवाल है, ठीक है, मुझे ये सवाल पूछना था भगवान से, लेकिन अर्जुन ने पूछा, ठीक है। तो भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं दोस्तों उसका। वो कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसे जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, इन लोगों को मैं अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म देता हूँ, ठीक है। अच्छे से अच्छे कुल में इनका जन्म होता है, ठीक है, कुल, ठीक है, अच्छे से अच्छे कुल में इनका जन्म होता है, ठीक है, उच्च कुल। अब उच्च कुल से आप सोच रहे हो ये क्या है? आप एक तरह से ये समझ लो कि उन लोगों को भगवान एक हेड स्टार्ट देके भेजते हैं अगले जन्म में, ठीक है, कि चलो ठीक है, भगवान अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बड़ी मेहनत की, तो मैं आपको एक हेड स्टार्ट देता हूँ, आपको एक अच्छी फैमिली दे देता हूँ। वो अच्छी फैमिली क्या है? जहाँ पे ईश्वर को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। भगवान को लगता है चलो ठीक है, तुमने पिछले जन्म में मुझे पाने के लिए बड़ा प्रयास किया, ठीक है, अंत में तुम थोड़ा सा गलती कर दिए, मैं तुम्हें उसका रिवॉर्ड ये देता हूँ कि तुम्हें अब एक ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जहाँ पहले से ही बड़ा अच्छा वातावरण है ईश्वर को पाने के लिए। तुम फिर से वहां से ट्राई करो और फिर मेरे पास आने की कोशिश करो। सोचिए, उस इंसान के कर्म ने उसके प्रारब्ध को बना दिया। वो उसका प्रारब्ध था कि उसको इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला जहां वो फिर से प्रयास कर सकता है भगवान के पास जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि कर्म इज सुप्रीम, जो कि मैं हर जगह कहता हूँ, सुप्रीम, क्योंकि आपके कर्म से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है दोस्तों। सब कहते हैं ना मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य अच्छा है, तो भाग्य कुछ नहीं दोस्तों, भाग्य इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कर्मा। कर्म और भाग्य की ये साइकिल याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। भाग्य कुछ नहीं है, आपके कर्मों का फल है, और वो आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी, वो ईश्वर के हाथ में है, वो ईश्वर को ही देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये आई होप आपको ये भाग्य का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अब हम जल्दी से आते हैं चार्ट के ऊपर कि वो 9th हाउस का जो प्लेसमेंट होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, अब वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके 9th हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, जो सभी प्लैनेट आपके 9th हाउस को गवर्न कर रहा होगा दोस्तों, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ऑफ योर हॉरोस्कोप। क्योंकि ये जो भाग्येश होगा, 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा दोस्तों, वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, ठीक है। वो जहां बैठेगा दोस्तों, आप समझ लीजिए आपका भाग्य भगवान ने वहीं से उदय होने का संकेत दिया है आपको। अब वो आपको देख के पहचानना है, या किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप बताइए, समझिए कि आपका भाग्य उदय कहाँ लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं एक बार, ताकि जो हमारे कुछ नए दोस्त हैं जिनको अभी पता नहीं है कि ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों, ये आपके हाउस नंबर्स हैं, ठीक है। 1st से लेके 12 तक 12 भाव होते हैं, उनका विचार यहाँ से किया जाता है। ये फिक्स होते हैं दोस्तों, हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। राशियां होती हैं जो घूमती हैं, वो तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है।
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपका भाग्येश जो है, जो आपको भाग्य डिटरमाइन कर रहा है, अगर वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है तो इसको मैं अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ दोस्तों। आप ये मान के चलिए, ऐसे लोग को भाग्यशाली कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके जितने भी काम होते हैं वो भाग्य से बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ऐसा इंसान देखे कि अरे यार मेरा 9th हाउस और फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, तो बस अब तो लाइफ सेट है, हाँ भाग्य मेरे साथ है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले क्या बताया, भाग्य और कर्म जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस जन्म के भी भाग्य का भोग करना है तो कर्म से आप नहीं बच सकते, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको नदी के पार जाना है तो आपको ये हो सकता है, ऐसे लोगों को भगवान पहले से ही एक बोट तैयार रखें नदी के किनारे, ये लो। और लोगों को हो सकता है पहले बोट खोजनी पड़े, यार बोट कहाँ से लाएं, हो सकता है वो पेड़ काट के लाएं, फिर उसको काट के तराश के आप नाव बनाएं। लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप चूंकि भाग्यशाली हो तो भगवान कहेंगे ये लो नाव लो और ये लो चप्पू, चलो पार। अब आप अगर ये कहो नहीं यार मैं क्यों चलाऊं नाव, मैं तो बस बैठूंगा, कोई नाव चला के मुझे उस पार कर दे, तो फिर दोस्तों आप बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे जीवन में, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपकी नाव को चलाने, वो नाव आपको खुद चलानी है। नदी के पार तो देखिए आपको खुद जाना पड़ेगा। बस यहीं पे लोगों से गलती हो जाती है, वो जो अप्रिशिएट नहीं कर पाते इस चीज़ को कि यार मुझे नाव बनी बनाई मिली थी, लेकिन मैंने पार करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं वेट करता रह गया, मेरा भाग्य कब उदित होगा, मेरा भाग्य कब उदित होगा। आपने ये रियलाइज़ नहीं किया, आपका भाग्य तो पहले से उदित था भैया, जो आपको नाव मिल गई बनी बनाई, ठीक है। और लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है नदी पार करने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा ये लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। भाग्य इनका हर जगह साथ देता है। ये कोई भी काम करने जाते हैं तो हो सकता है एक बार फेल हो जाए, लेकिन इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अगर वो लगे रहे तो 1 या 2 अटेम्प्ट में दे आर मतलब सक्सेसफुल, ठीक है। तो मैं इसको अच्छी पोजीशन मानता हूँ दोस्तों, और इसको मैं 3 टिक देना चाहूँगा, 1 2 3। दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। दूसरा आते हैं सेकंड हाउस। अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है दोस्तों। आपको बहुत किस्मत वाले होते हो आप, जो आपको एक बहुत ही अच्छा परिवार मिलता है, और ऐसा परिवार मिलता है जहां पर धन की कमी नहीं है। ये आपको भाग्य से मिलता है दोस्तों। अच्छा परिवार का एनवायरनमेंट हर किसी को नसीब नहीं होता दोस्तों। बहुत क्लेश होते हैं परिवार में, आपस में ही लड़े पड़े हैं अगर मिक्स्ड फैमिली है तो, ठीक है। पिताजी की ताऊ जी की नहीं बन रही है तो माँ की और ताई जी की नहीं बन रही है, या चाची की नहीं बन रही है, भाई बहन में नहीं बन रही है, बड़े क्लेश होते हैं दोस्तों जीवन में। अगर आपका परिवार अच्छा है, अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ गया है, तो दोस्तों आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए। क्योंकि परिवार जो होता है ना दोस्तों, वो आपका कोर होता है, वो आपका सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट होता है आपकी लाइफ में। अगर वही ठीक नहीं है तो बड़ी हार्डशिप्स आती हैं जीवन में, किसी भी चीज़ को करने में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो दोस्तों, और प्लस आपको धन की भी दिक्कत नहीं है। सोचिए, भाग्य से धन आपको अच्छा मिल रहा है, बना बनाया प्रॉपर्टी, बनी बनाई संपत्ति आपको मिलेगी ऐसे लोगों के चार्ट में। तो मैं इसको भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ दोस्तों। तीसरा देखिए, अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस से संबंध बना लेता है दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय उनके छोटे भाई या बहन के आने पे होता है। उनका छोटा भाई या छोटी बहन जो उनके सिबलिंग है, वो बड़े लकी होते हैं ऐसे लोगों के लिए। आप देखिएगा, ऐसे लोगों के लिए जब भी उनके सिबलिंग का जन्म होता है, चाहे वो पहला सिबलिंग हो या दूसरा सिबलिंग हो छोटा, जब उसका जन्म होता है तो अचानक से इनके लाइफ में इनका ग्राफ ऊपर जाता है, ठीक है। 3rd हाउस आपका इस मामले में तो देखिए दोस्तों अच्छा होता है। बस ये भी है कि इसके साथ एक कंडीशन ये जुड़ जाती है कि इसके साथ आपका संघर्ष थोड़ा जुड़ जाता है, आपको एफर्ट बहुत डालने पड़ते हैं, ठीक है। भाग्य आपका इतने आसानी से उदित नहीं होता है, आपको उसके लिए बड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं। आपको जैसे पराक्रम का भाव है ना, तो आपको थोड़ा सा दोस्त देखिए वैलर दिखाना पड़ेगा जीवन में। अगर कुछ पाना है तो अपने पराक्रम से पाना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टफ हाउस है, इसलिए मैं इसको सिंगल टिक दूंगा।
इसको मैं लिख देता हूँ यंगर सिबलिंग्स, ठीक है, और पराक्रम। ऐसे लोगों को देखिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा दोस्तों। एक मिनट, इंक चेंज हो गई। हाँ ठीक है दोस्तों, ऐसे लोगों को देखिए एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, बिना पराक्रम के कुछ नहीं होगा। आते हैं 4th हाउस पे। अगर आपका भाग्येश 4थे भाव से संबंध बना रहा है दोस्तों, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसा कि मैं 2nd हाउस के लिए बात कर रहा था, आपके लिए फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। सारी लग्जरी जो फैमिली में होती हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये आपका प्रॉपर्टी का हाउस होता है, गाड़ी का हाउस होता है, और आपकी माँ का भाव होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी माँ का आपके भाग्य के उदय के पीछे बहुत बहुत हाथ होता है दोस्तों, ठीक है। आपकी माँ जो होती हैं उनका प्रॉपर सम्मान कीजिए दोस्तों। वैसे तो सबको करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी चार्ट में ये चीज़ दिख रही है तो आप मान के चलिए कि आपकी माता जी आपके भाग्य की कुंजी हैं, उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर हो सके तो रोज़ उनका पैर वैर छुआ करें, ठीक है। अपने माता पिता का तो देखिए सबको पैर छूना चाहिए दोस्तों, और ऐसे लोगों को तो स्पेशली छूना चाहिए क्योंकि उनकी मदर उनके लिए लकी चार्म होती हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी माता जी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आपके जीवन में, जो आपको पुश करें एजुकेशन के लिए, आपको अच्छे मॉरल वैल्यूज़ जो दें, ठीक है। और हो सकता है आपके विवाह में भी इनका बहुत बड़ा रोल हो अच्छी वाइफ लाने में, ठीक है। तो ये आपके लिए लकी चार्म होती हैं दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, ठीक है। मैं यही बोलूँगा आपके लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेसमेंट। इसको भी मैं 2 टिक दूंगा। 5th हाउस पे आते हैं। अच्छा, कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि 9th हाउस का 5th हाउस से कनेक्शन बनाना उतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध और भाग्य एक दूसरे से जुड़ रहा है। 5th हाउस से आपका प्रारब्ध देखा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि आप क्या बैकलोड लेके इस जन्म में आए हो। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है कि ये दोनों शुभ भाव हैं दोस्तों, दोनों त्रिकोण के ही भाव हैं, और बहुत ज़्यादा इनके एडवर्स रिजल्ट्स नहीं होते बल्कि अच्छे ही होते हैं। आपने कई लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरी जब से बेटी हुई है तब से मेरी बड़ी तरक्की हो रही है, बड़े प्रमोशन मिल चुके मुझे, और बेसिकली संतान जो आपकी होती है वो संतान उत्पत्ति के बाद आपका भाग्योदय जब होने लग जाए, आप ये मान लीजिए कि आपका 9th हाउस और 5th हाउस कनेक्शन बना रहा है दोस्तों, ठीक है। भाग्योदय आपका संतान उत्पत्ति के बाद, ठीक है। ऐसे लोगों का भाग्योदय संतान उत्पत्ति के बाद होता है, या फिर उनका एजुकेशन जो होता है, जो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उनका भाग्य बदलने वाला सिद्ध हो जाता है दोस्तों। उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी टॉप क्लास एजुकेशन उनकी होती है कि उनको बड़ा ही ऊंचा ओहदा मिलता है जीवन में। वो जहाँ भी जाते हैं अपने ज्ञान के बल पे, अपने एजुकेशन के बल पे वो लोग बड़ी अच्छी पोस्ट पाते हैं जहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं अच्छी पोजीशन मानता हूँ दोस्तों। वेरी गुड। 6th हाउस देखिए, पहले त्रिशुड़ाय आ गया, ठीक है। पहला त्रिशुड़ाय हमने देखा था 3rd हाउस, अब हो गया ये आपका 6th हाउस। ये प्लेसमेंट देखिए दोस्तों, ठीक कहूँगा मैं, बहुत अच्छा नहीं है ये यहाँ, क्योंकि ये जो आपका भाग्य है ये कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से आके जुड़ रहा है। तो इसमें आपको ये हो सकता है कि आपका जो भाग्य है वो शायद इतना अच्छा नहीं रहा होगा, जिसके कारण आपको कुछ इलनेसेस का फेस करना पड़े दोस्तों, कुछ बीमारियां आपको अपने जीवन काल में देखनी पड़ जाए, ठीक है। अब भाग्य को जनरली लोग अच्छा कंसिडर करते हैं, मतलब भाग्य मतलब अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं आपके दुर्भाग्य का कारण बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका ये 9th हाउस
एफ्लिक्टेड हुआ, थोड़ा चार्ट में अगर दिख रहा है कि इस पे शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपका लॉर्ड जो है 6th हाउस में आके बैठ गया है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जीवन में समस्याएं देगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बीमारियां, या आपके कोई पुराने शत्रु जो अचानक से उभर के आ जाएं, या कोई कर्जा आपका ऐसा होगा जो आपका जीवन मुश्किल कर देगा। ठीक है, ऐसे लोगों को देखा गया है दोस्तों। एक चीज़ और देखी गई है, अगर ये थोड़ा पॉजिटिव साइड में होता है तो ये लोग बड़े ही, इनकी सर्विस जो होती है, मतलब बेसिकली ये जो जॉब जो करते हैं ये लोग, वो उनको बहुत अच्छी जॉब मिलती है। कोई हो सकता है आपका फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। ठीक है, जॉब तो देखिए दोस्तों वो भी है, लेकिन एक आपको हाई पेइंग और सम्मान वाली जॉब आपको मिलेगी, जिससे आपको समाज में पहचान मिलेगी। तो ऐसे लोगों की देखिए दोस्तों जॉब वॉब भी अच्छी होती है, अगर आपका 9th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है और 6th हाउस पे भी कोई गलत अगर प्रभाव नहीं आ रहा है किसी ग्रह का, तो ये लोगों की सर्विस या जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, अन्यथा ये हाउस जो है गलत चीजों को आमंत्रण देता है आपके जीवन में, जो मैंने पहले बताया आपको, रोग रिपू ऋण। ठीक है, इसको भी मैं एक ही स्टार दूंगा, एक टिक दूंगा, क्योंकि ये आपके लाइफ में हार्डशिप्स लाता है दोस्तों। अब 7th हाउस से जब जुड़ जाएगा तो देखिए दोस्तों, क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या होगा आपके साथ। चलिए, 7th हाउस से जब आपके 9th हाउस का एसोसिएशन बनेगा दोस्तों, तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है बहुत अच्छा होता है। आपका जो पार्टनर होगा वो बिल्कुल आपके मन के स्वरूप होगा। ठीक है, आप अगर लड़के हैं तो आपकी पत्नी आपके, मतलब आप डेडिकेटेड होगी उसके लिए, इतनी अच्छी आपको मिल जाएगी, आप इतना ज़्यादा रम जाओगे उनके अंदर कि आप हमेशा उन्हीं के साथ रहना चाहोगे। आप जहाँ जाओगे उनको लेके जाओगे, आपका अकेले मन लगेगा ही नहीं। अगर आप महिला हैं तो आपको हस्बैंड इतने अच्छे मिल जाएंगे कि आप बस, कहते नहीं है मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी, कि भाग्य से आप दोनों का मिलन हुआ है। ठीक है, तो ये स्पाउस वाइज बहुत अच्छा है। ठीक है, आप बहुत अच्छी मैरिड लाइफ बिताओगे। और ऐसे लोगों को देखा गया दोस्तों कि वो बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी करते हैं। मतलब जब भी वो बिजनेस करने जाते हैं और किसी पार्टनर को खोजते हैं, तो सबसे पहली बात तो हो सकता है वो अपने स्पाउस के साथ ही पार्टनरशिप कर लें, नहीं तो उनको जो पार्टनर मिलेगा ना दोस्तों जीवन में, वो बहुत ही ऐसा मिलेगा ना कि जैसे उनको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल अपने जैसा ही है, बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अक्सर लोगों को बिजनेस पार्टनर अच्छे नहीं मिलते दोस्तों। ठीक है, तो आपने सुना होगा कई सारे बिजनेस पार्टनर्स की आपस में डिस्प्यूट हो जाती है, तो वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं। होता है, बहुत होता है। बिजनेस पार्टनर अच्छा मिलना भी दोस्तों अपने आप में एक ब्लेसिंग है आज की डेट में। ठीक है, तो जिनका ये कॉम्बिनेशन बनता है 7th और 9th हाउस का, उनको ये देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, 8th हाउस देखिए अगेन त्रिक भाव में आ जाएगा, तो इसको बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये 9th हाउस से 12th हाउस भी है दोस्तों। तो ये आपका भाग्य हनन करता है एक तरह से। ठीक है, ये आपके भाग्य को थोड़ा सा खराब करने का काम करता है दोस्तों। बाकी अगर ये अच्छा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, इस पे ज़्यादा अगर बुरे प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे लोग सर्जन बहुत अच्छे बनते हैं जीवन में, टॉप क्लास आई मीन, क्योंकि भाग्य का साथ जुड़ रहा है दोस्तों। और भाग्य जब देता है तो सीधे अर्श पे या फर्श पे पहुंचाता है। तो ऐसे लोग बड़े एक्सीलेंट सर्जन होते हैं दोस्तों, देखा गया है। ठीक है, ये मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ लोग की कुंडली जो बड़े देश के अच्छे से जो सर्जन थे, उनका 9th और 8th का संबंध बन रहा था। ठीक है, तो भाग्य जब आपको देता है, आपके पुराने जो कर्म होते हैं आपको जब फल देते हैं, तो शीर्ष पे चढ़ाते हैं या फिर जमीन पे गिराते हैं। इंजीनियरिंग मैंने बताया था आपको। ठीक है, इंजीनियरिंग होता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता है, ये सब भी 8th हाउस का विचार किया जाता है। ठीक है, तो आप हो सकता है इन फील्ड में भी बहुत अच्छे कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी आप प्रोडक्शन के प्लांट में हो। ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। हो सकता है आप इंजीनियर बहुत अच्छे हो, या फिर देखिए ऑकल्ट साइंस का भी हाउस होता है दोस्तों। ऑकल्ट साइंस मतलब मिस्टिकल साइंसेस में आप आना चाहोगे, गुप्त विद्याएं आप सीखना चाहोगे, जैसे ज्योतिष हो गया, आपका पामिस्ट्री हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। आजकल जितने भी होते हैं ना ऑकल्ट साइंस की, जो बड़ी सारी ब्रांचेस हो गए दोस्तों आजकल, तो आप उनमें आपका
रुचि होगी और भाग्य के प्रभाव से आप बहुत अच्छे भी हो सकते हो अपने फील्ड में। ठीक है, देखिए अगेन सारा खेल होता है एफ्लिक्शंस का, कि कितना प्योर है आपका रिलेशन। अगर आपका 9th और 8th बहुत अच्छा संबंध बना रहा है अपने राशि में बैठ के या उच्च की राशि में बैठ गए हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन चूंकि देखिए ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है आपको गलत रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दो रीज़न है, क्योंकि 8th हाउस अपने आप में थोड़ा सा टफ हाउस होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं, और ये 9th हाउस से 12th हाउस है, तो डबल एफ्लिक्शन एक तरह से है। ठीक है, तो ये आपको गलत फल देने के लिए ज़्यादा प्रेरित होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो वो थोड़ा सा निगेट हो जाता है आपका जो बैड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये सब जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा देखिए स्ट्रगल जीवन में रहेगा। आप बीमार बहुत जल्दी जल्दी पड़ोगे, या हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए ऐसा कि आपको हल्की फुल्की चोटें आ जाएं। ठीक है, अचानक से आपको आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्लेसमेंट देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। अच्छा देखिए, इसको भी बहुत अच्छा पोजीशन मैं नहीं मानता, 1 स्टार, और 7th हाउस को मैं 2 टिक दूंगा। ठीक है, अब आते हैं 9th हाउस पे। अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड 9th में ही आके बैठ गया दोस्तों, तो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेसमेंट है, दिस इज वेरी गुड प्लेसमेंट है। ठीक है, और आपके फादर के साथ जो आपके रिलेशन होंगे वो बहुत टॉप नॉच होंगे दोस्तों। ठीक है, आपको किस्मत से ऐसे पिता मिलेंगे, आप यूँ जान लो, आपके पिता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आप उनको बड़े हाई रिगार्ड में देखते होंगे कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ पेरेंट, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक यू। आपके मन में ये फीलिंग हमेशा अपने पिताजी के लिए रहेगी। ठीक है, भाग्य देखिए ऐसे लोगों का दोस्तों बहुत साथ देता है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आप ज़रूर अपने जीवन में रिस्क लिया करिए चीज़ों को लेके। कुछ नया अगर आपको शुरू करना है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो गो फॉर इट, क्योंकि इसमें आपका पिता का भी मोस्ट प्रोबेबली आपको साथ मिलेगा और लक का भी साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं पोजीशन बहुत अच्छी मानता हूँ दोस्तों, उसको मैं तो 3 स्टार दूंगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, और ऐसे लोगों को हो सकता है बहुत अच्छे गुरु भी मिल जाए जीवन में, जो उनको स्पिरिचुअली उनको अपलिफ्ट कर दें। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी भी देखिए दोस्तों हर किसी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर किसी का 9th हाउस में भाग्येश बैठा है, तो बड़े हाई चांसेस हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु हो जो आपको बहुत मोटिवेट करता हो और आपको सतमार्ग में ले जाने के प्रयास करता हो। ठीक है, और गुरु होना आज की डेट में बड़ा ही दुर्लभ संयोग है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम कलयुग में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अब गुरु का कल्चर देखिए दोस्तों इतना नहीं रहा जितना पहले था। संत महात्मा जरूर है हमारे देश में, लेकिन कितनों के गुरु गुरु होते हैं दोस्तों, बताइए। आप अपने आसपास देखिए, कितनों को आप जानते हैं जिन्होंने गुरु मतलब दीक्षा ले रखी है, या फिर उस हिसाब से जीवन जी रहे हैं गुरु के अकॉर्डिंग। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। तो अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड 9th में है, तो ये हो सकता है कि आपका कोई गुरु भी हो जीवन में जो आपको गाइड कर रहा हो, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग दोस्तों, दिस इज अ ब्लेसिंग गुरु होना जीवन में, स्पिरिचुअल गुरु। अब आते हैं 10th हाउस में दोस्तों। अगर आपका 9th हाउस लॉर्ड 10th हाउस से संबंध बना रहा है, दिस इज अगेन अ वेरी ग्रेट राजयोग। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि नहीं, अगर फर्स्ट और 9th हाउस का अगर बन रहा है, तो ये भी एक राजयोगी है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट हाउस वाला, इसलिए मैंने इसको देखिए 3rd वो दिया हुआ है। 2nd हाउस के लिए भी मैंने दिया है, ये भी एक राजयोगी एक तरह से। 9th हाउस भी है एक राजयोग, और अगर 10th हाउस है तो ये भी एक राजयोगी एक तरह से दोस्तों। इसको मैंने शायद आपको राजयोग वाले वीडियो में बताया भी था, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड्स जब आपस में एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, या पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, तो वो लोग धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। ऐसे लोग अपने क्या कह लीजिए, अपने एफर्ट्स, अपने पौरुष से दुनिया को हिलाने का दम रखते हैं। ठीक है, इनकी इतनी ख्याति होती है इनके अपने कर्म करने के कारण। तो पहली बात, बड़े ये लोग मेहनती होते हैं, बहुत इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है काम करने की, और उससे ये बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि 10th हाउस सबका फेम होता है दोस्तों। ठीक है, और भाग्य जुड़ जाता है साथ में फेम में। जब भाग्य जुड़ जाए दोस्तों, तो सोचिए ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट पोजीशन। इसको हटा दीजिए, ये क्यों है। दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट पोजीशन दोस्तों, फेम प्लस लक। और अगर ऐसे लोग मेहनती हो दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि आपको रातों रात
मिल जाए सक्सेस, जैसे कुछ लोग हुए हैं आज की डेट में, ठीक है, लेकिन वो बहुत समय तक नहीं चलता दोस्तों, ठीक है। वो 1 या 2 दिन, 1 महीने 2 महीने आपका फेम रहता है, फिर आप गायब हो जाते हो। आजकल ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बहुत दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से फेमस हो जाते हैं, लेकिन फिर कोई पूछता भी नहीं उनको। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इसके थ्रू अगर आपका कर्म अलाइंड है आपके चार्ट के हिसाब से, तो आप बहुत कुछ पाते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आपका भाग्य जुड़ गया आपके फेम के साथ, तो यू आर अनस्टॉपेबल दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो। बस एक ही कंडीशन है, अपना कर्म करना आपको नहीं छोड़ना है, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी ग्रेट पोजीशन। 11th हाउस में आइए, इसको भी मैं बहुत अच्छी पोजीशन मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको बड़े अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है, और अच्छे दोस्त मिलते हैं, जो कि मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े होने का मादा रखते हैं। ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे, रॉक सॉलिड दोस्त, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी, जो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे, ठीक है। आपके बीच में म्यूचुअल जो एक क्या कहते हैं ना, कामराडरी जो होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होगी आपकी। आपको जैसे कहते हैं ना, भाग्य से दोस्त बड़े अच्छे मिलते हैं, तो ऐसे लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, और इनका सोशल ग्रुप भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इनकी जो नेटवर्किंग होती है, इनकी जो जान पहचान होती है, ये जिनके साथ उठते बैठते हैं दोस्तों, दे आर वेरी अफ्लुएंट पीपल, ठीक है। तो इनका जो नेटवर्क होता है बेसिकली, वो बहुत अच्छा होता है। और 11th हाउस देखिए दोस्तों, आपका रिवॉर्ड्स का भी होता है। तो ऐसे लोगों को अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं जीवन में। वो लोग उसका मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उनको अचानक से किसी चीज़ के लिए जीवन पुरस्कृत कर देगा उनको, ये लो बेटा, ठीक है। और इनकम का तो होता ही है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को इनकम की दिक्कत नहीं देखी गई दोस्तों जनरली, ठीक है। अगर आपका सब कुछ ठीक है चार्ट में, प्लैनेट्स का प्लेसमेंट, राशि कहाँ कौन सी है, और दृष्टि वगैरह, अगर आप सब कुछ अगर आप एसेस कर लीजिए और ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शंस नहीं है, थोड़े बहुत देखिए तो 1-2 एफ्लिक्शंस मिल ही जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है दोस्तों, तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट। मतलब भाग्य से आपके फ्रेंड्स, भाग्य से आपकी इनकम गवर्न हो रही है। हाउ गुड इज दैट ना। इनकम हर कोई चाहता है, अच्छे दोस्त हर कोई चाहता है, वो भाग्य से आपको अच्छा मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगेन ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और लास्ट हम देख लेते हैं 12th हाउस। 12th हाउस देखिए दोस्तों, अगेन त्रिक भाव से संबंध बना रहा है आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि बिटर स्वीट टाइप की आपको फीलिंग देगा, ठीक है। कुछ अच्छा देगा जीवन में, लेकिन फिर एक स्टेप आपको पीछे खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका देखिए मोक्ष का भी भाव होता है एक तरह से, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को थर्ड डायमेंशन की सोचने की बड़ी वो हो टेंडेंसी, ठीक है। हमेशा उनको सोचना है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है ना, ऐसे लोग बहुत करते हैं, ठीक है। अलौकिक सोच जिसे कहते हैं ना, जो कोई नहीं सोच रहा है, और शायद सोचने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बहुत जरूरत भी होती है दोस्तों, ठीक है। और हो सकता है अगर आपका भाग्य भाव एफ्लिक्टेड हो थोड़ा, अगर वो पीड़ित हो, तो ये आपको बीमार भी रखता है दोस्तों, ठीक है। और बीमार भी ऐसा वैसा नहीं, अस्पताल में भर्ती करवा के मानता है आपको। या अगर आपकी टेंडेंसी लाइफ के प्रति सही नहीं है, अगर आप भटक गए अपने पाथ से, तो ये जेल का रास्ता भी दिखा देता है दोस्तों, क्योंकि ये सारे सिग्निफिकेंस आपका 12th हाउस के हैं, ठीक है। ये सारे सिग्निफिकेंस आपके 12th हाउस के होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोगों को एडवाइस की जाता है दोस्तों, मेरे पास आते हैं वैसे कई लोग, तो ऐसे लोगों को देखिए एडवाइस की जाती है कि आप लोग थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली ये बोलना चाहिए कि आप लोग मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, और स्पिरिचुअली ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपका भाग्योदय शायद उसी से लिखा है, ठीक है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जिनकी लाइफ बदल गई है, ठीक है। 12th हाउस से उन्होंने अपने आप को अलाइन जब कर लिया,
तो उनकी लाइफ बदल गई है दोस्तों। हालांकि 12th हाउस बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, लेकिन आप अपने कर्मों को अपने भाव के हिसाब से अगर आप अलाइन कर लेते हैं दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो कर्म होता है वो भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, आप अपना भाग्य डेफिनेटली बदल सकते हो दोस्तों, वो शक्ति आपको ईश्वर ने दे रखी है। बस आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका भाग्य उदय कहाँ से होना लिखा है। अगर आपका, जैसे मैंने बताया ना, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से आपका अगर आप भाग्य भाव बन रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो भाग्योदय है वो थोड़ा कठिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका इससे बन रहा है रिलेशन, लेकिन आप उस भाव से संबंधित कार्य करना स्टार्ट कर दो ना, करो। आपका फिर ये सब बैलेंस आउट हो जाएगा। जो भी आपकी नेगेटिविटी इसमें आ रही है वो सब बैलेंस आउट हो जाएगी। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया, अगर आपका 6th हाउस खराब है तो यहाँ पे आप सेवा का कार्य करें, फिजिकल अपना कंट्रीब्यूशन दें, मेहनत का कंट्रीब्यूशन दें जगहों पे। जैसे मैंने मंदिर का एग्जांपल दिया था कि मंदिर में रोज जाइए, साफ सफाई करिए, ठीक है, वहाँ झाड़ू लगा दीजिए, मंदिर में गंदगी न रहे। या किसी आप अच्छी संस्था से जुड़ जाइए जहाँ पे आप सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए आप फिजिकल उसमें एफर्ट डालें, किसी वॉलंटियर बन जाइए किसी अच्छे कार्य में। ठीक है, तो वो सेवा में काउंट होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप फिजिकल मेहनत लगा रहे हो। 8th हाउस अगर आपका बहुत खराब है तो मैंने ऑलरेडी बताया, उसमें दान का बहुत महत्व होता है। अगर आप दान संबंधित, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जिनके पास पैसे हैं उनको दान देना ज़्यादा आसान है, सेवा करना थोड़ा कठिन काम है। ठीक है, क्योंकि पैसा होगा, आपने पैसा दे दिया, हो गया आपका 8th हाउस, ठीक है, लेकिन सेवा करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो उनके लिए दान देना कठिन होता है। तो आपकी जो भी कैपेसिटी हो दोस्तों, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दान कीजिए आप, लेकिन दान कीजिए तो आपका 8th हाउस उससे बैलेंस आउट होता है। अब जैसे मैंने अभी 12th हाउस के लिए बताया, 12th हाउस में आपको अगर एफ्लिक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर के साथ ध्यान योग स्थापित कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य के बुरे रिजल्ट्स को बैलेंस आउट करने का काम करेगा। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, ज्योतिष का काम यही होता है, आपको गाइड करना आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। जो भी कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में बन रहे होते हैं उसको आपको खुद पढ़ने आना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, वो आपको यही बताएगा। तो ये था दोस्तों, ये एपिसोड था आपका भाग्येश के विषय में, कि अगर आपका भाग्येश किस भाव में बैठा है तो आपके लिए कैसा रहेगा। और इसके पहले मैंने भाग्य का आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की दोस्तों। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो भाग्य का दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझें इस चीज़ को, कर्म और भाग्य के साइकिल को समझें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ठीक है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अपना प्यार जो आप हमें देते आए अभी तक उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिएगा दोस्तों। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप स्पेसिफिकली चाहते हैं मैं उसको कवर करूँ, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करिए, चाहे कमेंट्स के थ्रू, चाहे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। तो आप इंटरेक्ट करिए दोस्तों मेरे से, जितना आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर मैं उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो समय आ गया आपको अलविदा कहने का दोस्तों इस वीडियो से, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।